हर वक्त मुस्कुराना फितरत है हमारी, आप यूं ही खुश रहें, यह हसरत है हमारी। ध्यान से सुनिएगा, यह लाइन आपके लिए ही है कि हर वक्त मुस्कुराना फितरत है हमारी, आप यूं ही खुश रहें, यह हसरत है हमारी। आप पढ़ें या ना पढ़ें, आपको यूं ही पढ़ाते रहना, ये आदत है हमारी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोजगार की राह में। और मैं रोहित तेवतिया एक बार फिर आ गया हूं भूगोल की एक स्पेशल क्लास लेकर, एक ज़बरदस्त क्लास लेकर आप लोगों के सामने। और शुरू करेंगे आज की क्लास। देखिए, जो हमने लास्ट क्लास देखी थी या जो हमने रिकॉर्ड करी थी, उसमें कुछ परेशानी हो गई थी। जो आधी क्लास थी वो काफ़ी अच्छे से चली, उसमें वीडियो ऑडियो दोनों काफ़ी अच्छे से चली। लेकिन बाद में 30 मिनट के बाद हमारी क्लास की जो वीडियो थी वो रुक गई और ऑडियो चलती रही। तो जहाँ से हमारी वीडियो ख़राब हो गई थी उसके आगे से मैं आज पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। ऐसा नहीं होगा कि जो उस वीडियो में रिकॉर्ड हुआ वो हम छोड़ देंगे। तो पिछली क्लास की अगर हम बात करें तो हमने क्या पढ़ा था पिछली क्लास में। अच्छा, हमने पृथ्वी के बारे में स्टार्ट किया था। हमने पृथ्वी को सौरमंडल के सापेक्ष पढ़ा था, लेकिन अब हम पृथ्वी को उसके आंतरिक और उसकी बाह्य परतों के अनुसार पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने उसका रिवीजन किया था कि पृथ्वी का आकार क्या है, और उसका सूर्य के सापेक्ष यदि हम उसकी दूरी लें तो कौन से नंबर पर आता है, आकार के हिसाब से देखें तो कौन से नंबर पर आता है, और उसका दूसरा नाम, जल की मात्रा, ये सब चीज़ें हमने रिवाइज किया। उसके बाद हमने उसकी गतियों के बारे में पढ़ा कि हमारी जो पृथ्वी है वह दो प्रकार की गति करती है, एक घूर्णन गति करती है और एक परिक्रमण गति करती है। घूर्णन गति को हम दैनिक गति के नाम से भी जानते हैं, और जो लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर एक घूर्णन कर देती है। यदि इसका पूरा समय हमें जानना है तो हम जानते हैं कि 23 घंटे और कुछ मिनट है, जैसे 58 मिनट और 5 सेकंड के समथिंग में इसका कुछ समय था, और यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यह हमारा घूर्णन गति का था। यदि इसकी परिक्रमण गति की बात करें या परिक्रमण काल, तो इसको सौरवर्ष भी कहा जाता है, और यह पृथ्वी के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में गति करती है, जिसको 365 दिन और 6 घंटे, जो कि लगभग में है, इतना समय लगता है। फिर मैंने आपसे पूछा था कि आप मुझे इसकी गति बताइए कि जो पृथ्वी है वह सूर्य के चारों ओर किस गति से परिक्रमा कर रही है। तो कमेंट में तो कोई जवाब आया नहीं, तो आज की वीडियो में मैं ही बता देता हूँ। 29.6 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में गति कर रही है, जिसके कारण ऋतुओं का परिवर्तन होता है या वर्ष हमारे बदलते हैं। उसके बाद हमने ऋतुओं के बारे में पढ़ा कि आखिर ऋतु बदलती क्यों है, इसका मुख्य कारण क्या है। सूर्य का अपने पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर निश्चित कक्षा में चक्कर लगाना ऋतु परिवर्तन का मुख्य कारण है। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगा रही होती है तो उसकी दिशाएं बदल रही होती हैं, उसकी अवस्थाएं भी बदल रही होती हैं, और यह अवस्थाएं मुख्य 4 प्रकार से बदलती हैं। इसी कारण हम 4 ऋतुओं के बारे में पढ़ते हैं। फिर मैंने छोटा सा आपको ग्लोब के बारे में बताया था कि अगर ऋतु परिवर्तन को समझना है तो पहले हम ग्लोब को थोड़ा सा मोटा माटी समझ लेते हैं, बाकी जब हम आगे अक्षांश और देशांतर की कक्षाएं करेंगे, क्लास करेंगे, उसमें आपको डीपली समझाया जाएगा। तो मैंने एक ग्लोब का चित्र बनाया था और उसमें उसके ऊपर 3 रेखाओं को प्रदर्शित किया था। पहली रेखा जो उसके मध्य से जाती है उसको हमने भूमध्य रेखा कहा, या उसका दूसरा नाम विषुवत रेखा हमने कहा। विषुवत रेखा से ऊपर की तरफ यानी कि उत्तरी भाग में 23.5 डिग्री जाने पर एक रेखा होती है जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। उसी प्रकार भूमध्य रेखा से पृथ्वी के दक्षिणी भाग की तरफ हम चलें तो 23.5 डिग्री चलने पर ही हमें एक रेखा मिलती है जिसे हम मकर रेखा कहते हैं। यह रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं, यह पृथ्वी पर खिंची हुई नहीं है, यह हमने कल्पना कर कर बनाई हैं। इनकी हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, यह हम अगली कक्षा में इसका भी अध्ययन करेंगे। इसके बारे में मैं बताऊंगा कि हमने क्यों इन रेखाओं को
माना है ऐसा पृथ्वी पर। तो फिर हमने बात की ऋतुओं के बारे में। मैंने बताया 4 ऋतु कैसे कैसे बदलती हैं। जैसे कि जब हमारा सूर्य अपनी किरणों को कर्क रेखा पर सीधा डालता है तो उस समय हमारे उत्तरी भाग में गर्मी होती है और दक्षिणी भाग में सर्दी होती है। जब सूर्य की किरणें सीधा कर्क रेखा पर पड़ती हैं तो इसको कर्क संक्रांति के नाम से जाना जाता है और यह घटना जून के समय पर होती है। और यहाँ पर एक डेट हमें याद रखनी थी, 21 जून, जो कि सबसे बड़ा दिन होता है हमारी पृथ्वी का। हमने अगली अवस्था पढ़ी थी 23 सितंबर की, जिस पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं भूमध्य रेखा पर। यहाँ पर यह 2 अवस्थाएं ऐसी होती हैं हमारी पृथ्वी की जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं भूमध्य रेखा पर। एक 21 मार्च को पड़ती है और एक 23 सितंबर को पड़ती है। तो 2 अवस्थाएं ऐसी हैं जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी भूमध्य रेखा पर। एक अवस्था ऐसी होगी जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी कर्क रेखा पर, और एक अवस्था ऐसी होगी जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी मकर रेखा पर। तो जब भूमध्य रेखा पर पड़ रही होती है तो इसको हमने 2 नाम दिए, शरद वसंत और ग्रीष्म वसंत के नाम से। जो 23 सितंबर की घटना है वह शरद वसंत हमने कहा, और जो घटना मार्च में घटित हुई उसको हमने वसंत ऋतु या वसंत घटना हमने कहा। इसमें क्या होता है, इसमें दिन व रात लगभग बराबर होते हैं और गर्मी और सर्दी का भी संतुलन बना रहता है। ना ही ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं और ना ही ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं। इसमें हमें याद रखनी है 2 तारीख, एक 21 मार्च और एक 23 सितंबर। इस दिन दिन और रात बराबर होते हैं। यदि हम मकर की बात करें, जब सूर्य की किरणें सीधी मकर रेखा पर पड़ती हैं तो यह घटना होती है दिसंबर में, और इस समय हमारे इसमें उत्तरी भाग में गर्मी होती है, सर्दी होती है, और दक्षिणी भाग में गर्मी होती है, क्योंकि इस समय सूर्य की किरणें हमारे दक्षिणी भाग पर पड़ रही होती है, मकर रेखा पर पड़ रही होती है। यहाँ पर हमें एक तिथि याद रखनी है 22 दिसंबर, जो हमारी पृथ्वी का सबसे छोटा दिन होता है। अच्छा, एक बात और देखिए, दिसंबर के महीने में हमारे यहाँ पर सर्दियाँ होती हैं और हमारे दक्षिणी भाग में गर्मियाँ होती हैं। तो जब हमारे देश में या हमारे आसपास के देश में क्रिसमस डे बनाया जाता है 25 दिसंबर के आसपास, तो सर्दियाँ होती हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ऐसे देश हैं उस समय वहाँ पर गर्मी होती है और वह गर्मी में इस पर्व को मना रहे होते हैं। आगे अब हम पढ़ेंगे अपसोर और उपसोर। यहाँ से ही हमारी वीडियो में थोड़ा सा ग्लिच आया था, थोड़ी सी समस्या आई थी, तो अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। अपसोर और उपसोर, इसके बारे में मैंने आपको हालांकि थ्योरेटिकली तो कई बार बताया है, लेकिन आज मैं एक आकृति के माध्यम से बताऊंगा जिससे कि यह आपको याद रह जाए। हमने पढ़ा था उपसोर एक ऐसी घटना है जब सूर्य हमारी पृथ्वी के सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है, और अपसोर की घटना वह घटना है जब सूर्य हमारी पृथ्वी से अधिक दूर होता है। ठीक है, तो पहले हम एक छोटा सा यहाँ पे आकृति बना लेते हैं। यह हमारा सूरज है, और हम लोग जानते हैं हमारी जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाती है। यह इसका मार्ग हो जाएगा। तो वह घटना जब हमारी पृथ्वी सूर्य के नजदीक होगी, इसको हम पृथ्वी मान लेते हैं, ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल रहेगा। लो जी, पूरा सूर्य बना दिया हमने। अब जब हमारी पृथ्वी इसके नजदीक थी, किसके नजदीक थी, सूर्य के नजदीक थी, तो इस घटना को हमने कहा
उपसौर की घटना। और जब हमारी पृथ्वी सूर्य से दूर थी तो इस घटना को हमने कहा अपसौर की घटना। हमने आपको बताया था कि उपसौर जो होता है वो कब होता है, वो होता है 3 जनवरी को। यानी 3 जनवरी एक ऐसी तारीख है जब हमारी पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक नजदीक होती है। अब एक प्रश्न हमारे दिमाग में आ रहा होगा कि जब जनवरी के महीने में हमारी पृथ्वी सूर्य के नजदीक है तो हमें सर्दी क्यों महसूस होती है, गर्मी होनी चाहिए भाई। हम जितना आग के करीब होंगे उतनी ही हमको गर्मी ज़्यादा महसूस होती है, ऊष्मा की हमें ज़्यादा प्राप्ति होती है। तो इस स्थिति में तो सर्दी रहती है, जनवरी के महीने में तो कैडी सर्दी पड़ती है। ऐसा क्यों है? देखिए, मैंने अभी बताया था कि जब ऋतु परिवर्तन होता है तो हमारी पृथ्वी 4 मुख्य अवस्थाओं में घूमती है सूर्य के चारों ओर। तो जब जनवरी का यह महीना होता है तो हमारी पृथ्वी हालांकि नज़दीक तो होती है सूर्य के, लेकिन जिस भाग पर हम रह रहे होते हैं वह भाग सूर्य के विपरीत दिशा में होता है। यानी कि हम लोग यहाँ पर होते हैं, यहाँ पे और सूर्य की जो किरणें पड़ रही हैं वो पड़ रही हैं यहाँ पे। तो यह भाग तो गर्म होगा और जहाँ पर सूर्य की किरणें कम पड़ रही हैं वह भाग कैसा होगा, ठंडा होगा। तो इस वजह से यहाँ पर सर्दी होती है जिस वाले पार्ट में हम रहते हैं, और जिस वाले पार्ट पर सूर्य की किरणें पहुंच रही है वहां पर गर्मी होती है। घूम के हमारी पृथ्वी सूर्य से दूर पहुंच जाती है और यह घटना होती है 4 जुलाई को, जब बहुत काफी अच्छी गर्मी पड़ रही होती है। उस समय हमारी पृथ्वी दूर होती है सूर्य से। अब प्रश्न बनता है कि कितनी दूरी होती है। हालांकि दूरी का जो सवाल है वह एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा है तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। सिर्फ ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अपसौर की घटना किस तारीख को होती है या उपसौर की घटना किस तारीख को होती है। या प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी होती है तो इस घटना को क्या कहते हैं, या जब सूर्य या पृथ्वी की दूरी निम्नतम होती है तो उस घटना को क्या कहते हैं। प्रश्न इस तरीके से पूछा जा सकता है। लेकिन हम इसके बीच की दूरी भी देख लेते हैं। जब अपसौर की घटना होती है तो हमारे पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो दूरी है वह होती है 14.70 करोड़ किलोमीटर। और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम होती है तो वह दूरी होती है 15.20 करोड़ किलोमीटर। देखिए, हम ये भी लिख लेते हैं यहाँ पे। यह भी प्रश्न बन जाता है कि जो पृथ्वी है वह सूर्य के चारों ओर जिस कक्षा में घूम रही होती है या चक्कर लगा रही होती है उसका आकार कैसा है, उस मार्ग का, उस रास्ते का आकार कैसा है। तो हमारा जवाब होगा दीर्घवृत्ताकार। दीर्घवृत्ताकार मार्ग में हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही होती है। तो अब आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा कि उपसौर व अपसौर की घटनाएं क्या होती हैं और यह कब घटित होती हैं, इनके बीच की दूरी कितनी होती है। ठीक है जी, अगले टॉपिक पे अब हम चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है ज्वार भाटा। क्या है जी ज्वार भाटा? हमारी पृथ्वी पर अपना गुरुत्वाकर्षण बल है, इसके आसपास जो खगोलीय पिंड हैं उनके पास भी गुरुत्वाकर्षण बल है, और जब आसपास के सारे पिंड गुरुत्वाकर्षण बल से बंधे हुए हैं तो ये एक दूसरे को फोर्स करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। तो वही खिंचाव देखने को मिलता है पानी पर। देखिए, जो ठोस वस्तु हैं उन पर वह खिंचाव हमें नहीं देखने को मिलता है, लेकिन हमारे पानी पर वह खिंचाव देखने को मिलता है। तो गुरुत्वीय बल के कारण जो
पानी पर उतार और चढ़ाव देखा जाता है उसको ही हम ज्वार भाटा कहते हैं। जिसमें जब पानी में बढ़ोतरी होती है उसके पानी ऊपर की तरफ बढ़ता है या जब वो अपने तट की तरफ आता है तो ऊंचा हो जाता है, इसको हम ज्वार कहते हैं। जब उसका जल स्तर बढ़ जाता है उसको हम ज्वार कहते हैं। और जब पानी का जल स्तर घट जाता है तो उसको हम भाटा कहते हैं। इसको आप एक लाइन में लिख लीजिए, ज्वार, जिसको हम इंग्लिश में टाइड कहते हैं। पानी का जल स्तर बढ़ना ज्वार कहलाता है। या हाँ, पानी ही लिख लीजिए, जल क्या लिखोगे। पानी का स्तर बढ़ना ये क्या कहलाता है, ज्वार कहलाता है। देखिए ऐसा नहीं है कि यह ज्वार समुद्र में ही देखने को मिलता है। यदि हमारे ग्लास में भी अगर पानी रखा है तो वहां पर भी इफेक्ट देखने को मिलता है गुरुत्वाकर्षण बलों का, लेकिन वह बहुत कम होता है जो हम अपनी आंखों से देख नहीं पाते हैं। और यदि मैं भाटा की बात करूं, जिसको इंग्लिश में फैब कहते हैं, पानी का स्तर घटना भाटा कहलाता है। तो अब हमें पता चल गया, ज्वार जब पानी का स्तर बढ़ जाता है उसको हम ज्वार कहते हैं, भाटा और जब पानी का स्तर घट जाता है तो उसको भाटा कहते हैं। जब हम ज्वार का अध्ययन कर रहे होते हैं तो या जो वैज्ञानिक ज्वार का अध्ययन कर रहे होते हैं तो इस अध्ययन को हमने ज्वार विज्ञान के अंदर रखा है। ये प्रश्न बन सकता है कि किस विज्ञान के अंदर ज्वार का अध्ययन किया जाता है, तो हम लिखेंगे यहां पर ज्वार का अध्ययन ज्वार विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। यहाँ पर एक प्रश्न यह भी बनता है कि जब ज्वार और भाटा की घटना घटित होती है तो उस समय किस प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं। देखिए जब पानी हमारा तेजी के साथ ऊपर उठेगा, तेजी के साथ नीचे गिरेगा तो वहां पर ऊष्मा उत्पन्न होगी। ऊष्मा उत्पन्न होगी तो कोई ना कोई तरंग के रूप में वह ऊष्मा बाहर निकलेगी। तो उस तरंग का नाम पूछा जा सकता है कि किस प्रकार ज्वार भाटा के समय या ज्वार के समय कौन सी तरंग उत्पन्न होती है। ज्वार के समय उत्पन्न तरंग उनको ज्वारीय तरंग कहते हैं। दोनों नाम आसान है, ज्वार से ही रिलेट कर रहे हैं तो याद करने में कोई दिक्कत होगी नहीं। उनको ज्वारीय तरंग कहते हैं। यहाँ पर ये तीन फैक्ट याद रखने हैं, ज्वार किसे कहते हैं, भाटा किसे कहते हैं, और इनका अध्ययन और इनसे उत्पन्न तरंगे, ये अपना ज्वार भाटा है। अब ज्वार भाटा के कारण, आखिर ज्वार और ये भाटा हमारी पृथ्वी पर ये आते क्यों हैं, ऐसा क्या कारण है जो ये हमारी पृथ्वी पर आते हैं। तो इसके मुख्यतः दो कारण हमें देखने को मिलेंगे। पहला कारण होगा प्रत्यक्ष कारण, जिसको हम डायरेक्ट भी बोलते हैं, डायरेक्ट इफेक्ट, और एक अप्रत्यक्ष कारण यानी कि इनडायरेक्ट इफेक्ट। एक बोलते हैं प्रत्यक्ष कारण
और एक है अपना अप्रत्यक्ष कारण। प्रत्यक्ष कारण क्या होते हैं जी? प्रत्यक्ष कारण होते हैं सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो हमारी पृथ्वी पर ज्वार और भाटा आते हैं वह प्रत्यक्ष कारण में आता है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हमारी पृथ्वी पर जो ज्वार और भाटा आते हैं वह प्रत्यक्ष कारण आता है। तो प्रत्यक्ष कारण में दो कारण हैं, एक सूर्य का गुरुत्वाकर्षण और दूसरा होगा अपना चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। तो यदि प्रश्न पूछा जाता है कि प्रत्यक्ष ज्वार भाटा के प्रत्यक्ष कारण कौन से हैं, तो हमारा होगा सूर्य का गुरुत्वाकर्षण और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। फिर अप्रत्यक्ष कारण में क्या आएगा? देखिए अप्रत्यक्ष कारण में आता है सूर्य का अभिकेंद्रीय बल। माफी चाहते हैं भाई, सूर्य नहीं, पृथ्वी का। सूर्य तो हो गया अपना, पृथ्वी का अभिकेंद्रीय बल। पृथ्वी के केंद्र में जो बल है वह भी तो ताकत लगा रहा है, जान लगा रहा है, खींच रहा है अपनी तरफ, वो भी तो इफेक्ट डालेगा पानी पर। तो पृथ्वी का अभिकेंद्रीय बल, और अभिकेंद्रीय बल के बारे में मैंने बताया था ये काम कैसे करता है। जब हमने एक पत्थर को धागे से बांधकर घुमाया था, वो अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण दिया था। ठीक है, तो ये मेनली तीन कारण हैं, हालांकि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हो गए, लेकिन अगर हम इसके सारे कारणों की बात करें तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण हमारे पृथ्वी पर ज्वार भाटा आते हैं, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण भी आते हैं, और पृथ्वी के अभिकेंद्रीय बल के कारण भी हमारी पृथ्वी पर ज्वार भाटा आते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो यहाँ पर पूछा जाता है वह पूछा जाता है सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का जो प्रभाव है उसका अनुपात, कि किस अनुपात में ये हमारी पृथ्वी पर इफेक्ट डालते हैं, इनका गुरुत्वाकर्षण हमारी पृथ्वी पर किस अनुपात में इफेक्ट डालता है। तो वह डालता है 5:11। 5:11 का प्रभाव होता है। 5 यहां पर लिया गया है सन के लिए, यानी सूर्य 5 के अनुपात पर इफेक्ट डालता है, और हमारा जो चंद्रमा है मून वो 11 के में। ठीक है जी, तो ये 5:11 का रेशियो हमें याद रखना है। इस अनुपात में यह दोनों हम पर प्रकाश गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव डालते हैं। देखिए होता क्या है कि हालांकि गुरुत्वाकर्षण हम यहाँ पे देखेंगे कि चंद्रमा ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है, जो सूर्य है वह कम गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है, जबकि बड़ा पिंड, खगोलीय पिंड कौन सा है? सूर्य है, उसके पास ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल है। उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं जिसके पास ज्यादा पावर है वो कम पावर लगा रहा है, और जिसके पास कम है वो ज्यादा लगा रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि हमने पढ़ा था कि पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड चंद्रमा है, सबसे निकटतम खगोलीय पिंड चंद्रमा है। तो जो पास में होगा वो ज्यादा ताकत लगा पाएगा, जो दूर होगा वह ज्यादा ताकत लगा पाएगा। तो जो पास में होगा सीधी सी बात है वही ज्यादा ताकत हम पे लगाएगा। मैं किस ताकत की बात कर रहा हूँ? मैं कर रहा हूँ गुरुत्वाकर्षण बल की बात। ठीक है जी, तो जिस कारण हम यह समझ गए हैं कि जो हमारा सबसे नजदीकी खगोलीय पिंड है वो चंद्रमा है, वह ज्यादा गुरुत्वाकर्षण हमारी पृथ्वी पर लगा पाता है, और सूर्य हमसे दूर होने के कारण ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगा पाता है, हालांकि सूर्य के पास ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल है।
तो यह दो पॉइंट भी हम अच्छे से याद रखेंगे। और मेनली जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, यह इनका अनुपात 5 और 11 का, यह तो आप कैसे भी करके रट लीजिए। नाम इतने महत्वपूर्ण नहीं रहेगा कि नाम से तो शायद वो प्रश्न नहीं पूछेगा, लेकिन अनुपात से तो पूछ सकता है डेफिनेटली, तो आपको ये याद रखना है। ज्वार के प्रकार, किस प्रकार कितने प्रकार ज्वार को कितने प्रकारों में बांटा गया है। तो ज्वार के प्रकार पढ़ने से पहले हम कुछ कंडीशंस वहाँ पे मतलब कुछ घटनाएं हैं जो हमारे सौरमंडल में घटित होती हैं, उनको समझना जरूरी है। पहले हम उन घटनाओं को समझ लेते हैं, उसके बाद कितने प्रकार के ज्वार होते हैं वह जब हम समझेंगे, क्योंकि वह घटना ही जो है महत्वपूर्ण है ज्वार को लाने के लिए हमारी पृथ्वी पर। तो पहली घटना का नाम है व्युति। व्युति व्युति में क्या होता है? व्युति सौरमंडल की ऐसी घटना है जिसमें सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है और तीनों एक ही रेखा में स्थित होते हैं। देखो मैं एक चित्र बनाता हूं। यह है अपना सूर्य, ठीक है। जो आकृति हमारी जितनी आकर्षित होगी, जितनी अच्छी होगी देखने में, उतनी ही जल्दी हमको याद होगी। तो जितने भी मैंने कल भी आपको देखो समझाया था कि भूगोल सीख रहे हैं तो आकृति के माध्यम से सीखें। यदि हम भूगोल को आकृति के माध्यम से सीखेंगे तो हमें वह जल्दी से याद हो जाएगी और हम उसकी छवि अधिक समय तक हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग पर बनी रहेगी। और यदि हम लिखकर याद करते हैं तो उसमें बार बार हमें अभ्यास की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आकृति को बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम लोग जानते हैं कि यदि हम कोई पिक्चर एक देख लेते हैं, कोई फ़ोटो देख लेते हैं, तो बहुत अधिक समय तक हमें वह याद रह जाता है। तो भूगोल को सीखना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आकृतियाँ बनाइए और मैप को ज़्यादा से ज़्यादा रीड करना सीखें। मैप को कैसे पढ़ते हैं उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी तो आप इन्हीं आकृतियों का अध्ययन कर लीजिए। मैंने कहा व्युति की घटना होती है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है और यह तीनों एक ही रेखा में स्थित होते हैं। तो इस घटना को हम व्युति कहते हैं। हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि व्युति की घटना क्या है। जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है, वह घटना व्युति की घटना होती है। यह घटना जब होती है मैक्सिमम टाइम में, यह पूर्णवासी के, जब पूर्णिमासी होती है जिसे हम फुल मून कहते हैं, उस समय पर यह घटना घटित होती है। तो यह भी हम याद रखेंगे कि व्युति की घटना कब घटित होती है, यह पूर्णिमासी को घटित होती है। पूर्णिमा, जिसको हम फुल मून भी कहते हैं, क्योंकि हमें उस समय पर पूरा चंद्रमा दिखाई देता है। इसे हम फुल मून की घटना भी कहते हैं। अच्छा, एक चीज और देखिए, जब ये तीनों एक ही लाइन में हैं तो हम इसको पढ़ते हैं रेखिक स्थिति। इसको रेखिक स्थिति का भी नाम दिया गया है। रेखिक का मतलब होता है एक सीधी रेखा पर स्थित। तो ये तीनों एक सीधी रेखा पर स्थित है, तो इसको हम रेखिक स्थिति भी कहेंगे। एक स्थिति और बनती है यहाँ पर, उसको मैं थोड़ा आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। उसके लिए मैंने एक अलग से टॉपिक बनाया है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे टोटल 4 स्थितियाँ बनेंगी। एक, जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी होगी। दूसरा, ऐसा तभी होगा जब पूर्णिमासी होगी। और इसको रेखिक स्थिति भी
कहा जाता है। ठीक है, व्युति की घटना आप समझ गए होंगे। एक घटना होती है युति की घटना, यह भी व्युति की तरह ही है। इसमें क्या होता है कि इस बार सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। यह हमारा है सूर्य, और यह है अपनी पृथ्वी। जियोइड आकृति बना दी इस बार, यानी अर्थ, और इसके बीच में आ गया अपना चंद्रमा। तो ऐसी घटना जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए, इस घटना को युति कहते हैं। ऐसी घटना जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाए, तो वह क्या है, वह युति की घटना है। अब ध्यान से देखेंगे तो यहां पर भी तो रेखिक स्थिति बन रही है, यहां पर भी तो तीनों खगोलीय पिंड एक ही रेखा पे हैं, तो मैं लिखूंगा यहां पर भी रेखीय स्थिति होती है। और यह घटना कब घटित होती है, जैसे कि हमने व्युति के बारे में पढ़ा, व्युति की घटना पूर्णिमासी को घटित होती है, उसी प्रकार युति की घटना अमावस्या के दिन घटित होती है। जिसको हम न्यू मून भी कहते हैं इंग्लिश में। तो यह घटना अमावस्या के दिन घटित होती है, यह घटना रेखीय स्थिति में होती है, और यही घटना हमारी जब घटती है जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है। ठीक है जी, अगली घटना देखते हैं, सिजगी की घटना। व्युति पढ़ा, युति पढ़ा, अब पढ़ेंगे सिजगी। अगर हम युति और व्युति को समझ गए हैं तो सिजगी को समझना बहुत आसान है, क्योंकि यह उन दोनों पर ही संबंधित है। जब जो हमारी सिजगी की घटना है वो युति और व्युति की घटना घटित हो रही होती है, उसी घटना को हम सिजगी की घटना कहते हैं। मतलब जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में है, या सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी ये एक सीधी रेखा में है, तो हमने इनको दो नामों से बुलाया, एक को युति को, एक को व्युति को। मैं इन दोनों घटनाओं को सिजगी की घटना भी कह सकता हूं। अलग अलग नाम से तो बुला ही सकते हैं, जब पृथ्वी बीच में है तो व्युति कह दिया, और जब चंद्रमा बीच में था तो युति कह दिया। लेकिन मैं इन दोनों घटनाओं को एक साथ यदि किसी एक ही नाम से बुलाना चाहूं, जैसे रेखिक स्थिति कहा था मैंने, तो युति में भी रेखिक स्थिति होती है, व्युति में भी रेखिक स्थिति होती है। ऐसे ही सिजगी जो है वो युति व्युति दोनों के लिए यूज होता है। जब इन दोनों के लिए यूज होता है तो रेखिक के लिए भी यूज होगा, क्योंकि रेखिक क्या होता है, सीधी रेखा में। तो सिजगी, युति, व्युति, रेखिक, इनका मतलब है कि तीन खगोलीय पिंड, और वह भी कौन से, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, जब एक सीधी रेखा में होते हैं उनको सिजगी या रेखिक स्थिति कहते हैं। लेकिन जब उन पिंडों की स्थिति बदल जाती है तो उनका नाम बदल जाता है, एक बार युति हो जाता है और एक बार व्युति हो जाता है। तो कॉमनली हम इन चारों को एक ही स्थिति में समझते हैं, और वह स्थिति होती है जब तीनों खगोलीय पिंड एक सीधी रेखा में होते हैं।
स्पेशल दो नाम हैं, युति और व्युति। ये कब होते हैं मैंने आपको बताया है। ठीक है, अगला देखते हैं, अगली स्थिति क्या बनती है इन तीनों खगोलीय पिंडों की। वह बनती है समकोणिक स्थिति। जब यह तीनों ग्रह आपस में रेखिक स्थिति में ना होकर किसी समकोण स्थिति को बना रहे हो, उसको समकोण स्थिति कहते हैं। इसको इस प्रकार से समझिए आप कि ये अपना है सूर्य, और ये है अपनी पृथ्वी, और यहां पर है अपना चांद। तो कैसी स्थिति बन रही है इन तीनों के बीच में? अगर हम देखेंगे तो इन तीनों के बीच में 90 डिग्री की स्थिति बन रही है, और इसी स्थिति को हम समकोणिक स्थिति कहते हैं। अब इसमें जरूरी नहीं है कि अर्थ हमारा यहीं पर हो, अर्थ ऊपर हो सकता है और मून नीचे हो सकता है, लेकिन सूर्य तो एक कोने पर ही रहेगा, क्योंकि इसके ही चारों ओर चक्कर लगाया जा रहा है इन दोनों खगोलीय पिंडों का। तो यह समकोणिक स्थिति है, जिसे हम हालांकि अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब पढ़ेंगे ज्वार के प्रकार। यदि हम युति और व्युति और समकोणिक स्थिति को अच्छे से समझ गए हैं, हमें पता चल गया है, तो अब ज्वार के प्रकारों को पढ़ने में हमें थोड़ी सी आसानी होगी। तो अब नया पेज लेना पड़ेगा भाई। भाई थीम चेंज करनी है मुझे, आँख में लग रही है तो तेज। सही है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि सिर्फ हम ज्वार के प्रकार पढ़ेंगे, भाटा के नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ ज्वार को समझेंगे। ज्वार, जब हम पानी, जल का स्तर बढ़ता है वह ज्वार है, जब जल का स्तर बढ़ेगा तो घटेगा भी। तो सिर्फ वो स्तर क्यों बढ़ा, उन कारणों को पढ़ेंगे, घट तो अपने आप जाएगा ही। ठीक है जी। तो ज्वार जो होते हैं वो मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सूर्य के कारण आएगा पहला, तो सूर्य केंद्रित, जिसे हम कहते हैं दीर्घ ज्वार। दीर्घ ज्वार। दूसरा हम पढ़ेंगे फिर लघु ज्वार। तीसरा हम पढ़ेंगे उपभू व अपभू ज्वार। चौथा पढ़ेंगे अपसोर व उपसोर ज्वार। और पांचवा पढ़ेंगे मिश्रित ज्वार। ये 5 कारण हैं जिसके कारण हमारी पृथ्वी पर ज्वार आते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं इनके बारे में डिटेल में आपको बढ़ाना शुरू करता हूं। डिटेल में क्या, सामने ही पढ़ा देता हूं। ठीक है, देखिए दीर्घ ज्वार क्या होता है, मौखिक के लिए ऐसी समझ लेते हैं इनको, कुछ ज़्यादा बड़ा इनमें कुछ है नहीं। दीर्घ ज्वार होता है जो पूर्णिमासी और अमावस्या के दिन आता है। सबसे पहले ये समझो कि ज्वार दिन में, एक दिन में 2 बार आता है। ठीक है, और जब हम कहें कि पूरे महीने में सबसे बड़ा ज्वार जो आएगा वो
कब आएगा, या तो पूर्णिमासी को आएगा या आएगा अमावस्या को। तो दीर्घ ज्वार कितनी बार आता है महीने में, यह 2 बार आता है। कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। कब कब आएगा, पूर्णिमा को आएगा और अमावस्या को आएगा। पूर्णिमा को आएगा और अमावस्या को आएगा। ठीक है जी। क्यों आएगा, देखिए इस दिन क्या होगा कि ये तीनों एक सीधी रेखा में होंगे। सीधी रेखा में होंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल इनका बढ़ जाएगा। जैसे मानो पृथ्वी बीच में है, तो अब एक तरफ चंद्रमा है एक तरफ सूर्य है, अब दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पे लग रहा है। चंद्रमा बीच में है तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा पे लग रहा है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पे लग रहा है, तो तब भी पावर बढ़ रही है। तो ऐसे में जहाँ सबसे बड़ा ज्वार देखने को मिलता है, और महीने में ऐसी 2 बार घटना घटित होती है, एक पूर्णिमासी के दिन और एक अमावस्या के दिन। और ये जो यहाँ पर जो ज्वार देखने को मिलता है, वो जो नॉर्मल ज्वार होता है ना, उससे 20% अधिक शक्तिशाली होता है। 20% अधिक शक्तिशाली होता है जो नॉर्मल ज्वार जो दिन में लगाते हैं ना, मैंने बताया था ना कि दिन में 2 बार ज्वार आते हैं। तो उन दोनों बार के ज्वार से यदि हम तुलना करें तो उन ज्वारों से ये 20% अधिक शक्तिशाली होता है। शक्तिशाली मतलब इनकी ऊंचाई 20% तक बढ़ जाती है जब आता है हमारा दीर्घ ज्वार। अच्छा, लघु ज्वार की बात करें। अच्छा, दीर्घ ज्वार जो होता है ना, अब अगर पूर्णिमासी और अमावस्या के दिन आ रहा है तो कैसी स्थिति बन रही होगी, युति की स्थिति बन रही होगी, वियुति की स्थिति बन रही होगी, सिजगी की स्थिति बन रही होगी, और इन्हीं स्थिति को हम क्या कहते हैं, रेखिक स्थिति कहते हैं। तो अगर यह भी याद रखना है तो यहाँ पर कौन कौन सी स्थिति बन रही होंगी जब दीर्घ ज्वार आते हैं। हो सकता है प्रश्न पूछा जा सकता है कि दीर्घ ज्वार के समय खगोलीय पिंड सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की निम्न में से कौन सी स्थिति नहीं होती है, ऐसे करके। तो प्रश्न हो सकता है युति, व्युति, सिजगी, और चौथे में वो कोई भी अनाप शनाप भर सकता है, कोई भी है? तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी स्थिति होती हैं। युति भी होती है, व्युति भी होती है। जहां पर युति और व्युति होगी उसको हम सिजगी कहते हैं। जहां पे ये 2 स्थिति बन रही हैं वहां पे सिजगी बनेगी ही बनेगी, और जहां पर सिजगी बन रही है वहां पर रेखिक होगी ही होगी। बस हमें याद रखना है युति वह घटना है जब चंद्रमा बीच में होता है, और व्युति वह घटना है जब हमारी पृथ्वी मध्य में होती है। तो ये दीर्घ ज्वार के कारण है। पूर्णिमा और अमावस्या के कारण आता है। महीने में 2 बार हमें दीर्घ ज्वार देखने को मिलता है, और जब दीर्घ ज्वार आता है वो सामान्य ज्वार से 20% अधिक शक्तिशाली होता है। और इस समय हमारी खगोल पिंडों की जो स्थितियां बन रही होती हैं वह युति, व्युति, सिजगी और रेखिक स्थिति होती है। आगे देखेंगे लघु ज्वार में। लघु ज्वार जो आता है यह आता है समकोणिक स्थिति के कारण। लिख देते हैं यहाँ पे, यह ज्वार आता है समकोणिक स्थिति के कारण। और दीर्घ ज्वार के 7 से 8 दिन बाद यह आता है। देखिए, हाँ, जब हमारे आधे दिन हो जाते हैं, जैसे आज पूर्णिमासी है तो उसके 15 दिन बाद क्या आती है, मावस आती है। तो मावस में फिर एक स्थिति में आ जाएंगे ये तीनों ग्रह। तो अगर आज यहाँ पे पूर्णिमासी है तो तीनों एक सीधी रेखा में है, तो इसके 7 से 8 दिन बाद क्या होगा, ये वाला ग्रह यहाँ नहीं आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो कौन सी स्थिति बन जाएगी, समकोणिक स्थिति बन जाएगी। तो जो लघु ज्वार आता है वो समकोणिक स्थिति के कारण आता है, और यह इस जो हमारा सामान्य जो ज्वार होता है उससे 20% कम शक्तिशाली होता है। यहाँ पर इसकी ताकत कम हो गई। तो जहाँ पे हमने पढ़ा दीर्घ ज्वार 20% अधिक शक्तिशाली है, वहीं हम पढ़ेंगे कि जो हमारा लघु ज्वार है, निम्न ज्वार भी कह सकते हैं इसे, ये हमारा 20% कमजोर होगा।
यह दीर्घ ज्वार के 7 से 8 दिनों के बाद आता है। जब दीर्घ ज्वार आएगा उससे 7 से 8 दिनों के बाद आएगा। क्यों आएगा मैंने बता दिया, क्योंकि स्थिति में परिवर्तन हो गया है। फिर 7 से 8 दिन के बाद यह स्थिति बदल जाएगी और फिर एक रेखिक स्थिति में यह आ जाएगा और फिर एक बार फिर हमें दीर्घ ज्वार देखने को मिलेगा। और मैंने बताया भी है कि यह 2 बार देखने को मिलता है, एक पूर्णिमासी को और एक अमावस्या को। तो सीधी सी बात है, जो हमारा लघु ज्वार है यह भी 2 बार देखने को मिलेगा, एक अमावस्या के 7 से 8 दिन के बाद और एक पूर्णिमासी के 7 से 8 दिन के बाद। तो यदि यह पूछा जाए कि महीने में लघु ज्वार कितनी बार देखने को मिल सकता है, तो 2 बार होगा। और दीर्घ ज्वार की बात करें तो वह भी 2 बार होगा। तीसरे प्रकार पर चलते हैं, उपभू व अपभू। अब अपसोर व उपसोर तो हमने पढ़ा था, अब उपभू व अपभू क्या होता है इसे भी हम समझ लेते हैं। उपभू व देखिए, जिसे उपसौर व अपसौर की घटना समझ में आ गई है कि जब हमारी पृथ्वी सूर्य के नज़दीक होती है उसको उपसौर कहा गया, और जब हमारी पृथ्वी सूर्य से दूर होती है तो उसे अपसौर कहा गया। उसी प्रकार जब चंद्रमा हमारी पृथ्वी के नज़दीक होता है तो उसे उपभू कहा गया, और जब चंद्रमा हमारी पृथ्वी से दूर होता है तो उसे अपभू कहा गया। इस बार केंद्र में हमारी पृथ्वी है, इस बार केंद्र में कौन है? पृथ्वी। और इसके चारों ओर एक निश्चित कक्षा में कौन चक्कर लगा रहा है? इसका उपग्रह चंद्रमा चक्कर लगा रहा है। ये अपना चंद्रमा है। जब चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी निम्नतम होती है उसको कहा गया उपभू, और जब इनके बीच की दूरी अधिकतम होती है उसको कहा गया अपभू। ठीक है जी, ये निम्नतम दूरी है ये, और चित्र के माध्यम से समझ में आ भी रहा होगा। ये लिखना तो जरूरी ही नहीं पड़ेगा कि यह निम्नतम है और यह उच्चतम है या अधिकतम है। यह फायदा होता है इन आकृतियों का। अब आप समझ गए होंगे उपभू की घटना और अपभू की घटना क्या होती है। चंद्रमा का और पृथ्वी का बीच की निम्नतम दूरी को, कम से कम दूरी को उपभू कहा जाता है, और चंद्रमा और पृथ्वी की अधिकतम दूरी को अपभू कहा जाता है। बिल्कुल हमारा अपसौर और उपसौर की तरह ही है। तो उपभू व अपभू ज्वार कब आते हैं? जब चंद्रमा नजदीक होगा हमारी पृथ्वी के तो उस समय जो ज्वार आएगा उसको उपभू ज्वार कहेंगे, क्योंकि वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाएगा चंद्रमा का, क्योंकि वह नजदीक है। और जब चंद्रमा हमारी पृथ्वी से दूर होगा तो उस समय उसको अपभू ज्वार कहेंगे। तो अपभू और उपभू ज्वार आप समझ गए होंगे। उसी प्रकार अगला वाला है अपसौर व उपसौर ज्वार। इस पे सबसे ज्यादा प्रभाव किसका रहने वाला है? सूर्य का, क्योंकि यह स्थिति किसको इंडिकेट कर रही है? सूर्य की दूरी को। दोनों सूर्य की दूरी को ही तो इंडिकेट कर रही है, निर्देशित कर रही हैं कि अपसौर कब है? जब हमारी पृथ्वी सूर्य से दूर है, वो अपसौर है। तो उस समय सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल कम लगेगा, तो जो ज्वार आएगा वो निम्नतम ज्वार आएगा। जब हमारी पृथ्वी सूर्य के नजदीक होगी तो उस समय उस ज्वार को क्या कहेंगे? हम उपसौर ज्वार कहेंगे, और उस समय ज्वार बड़ा हो सकता है। यहां पे प्रश्न बन सकता है कि 3 जनवरी को जो ज्वार आता है वह कौन सा ज्वार होता है? अपसौर ज्वार या उपसौर ज्वार? बताइए, 3 जनवरी की घटना कौन सी होती है, उपसौर की या अपसौर की? हम लोग जानते हैं 3 जनवरी की जो घटना होती है वो 3 जनवरी
उपसोर, तो 3 जनवरी को कौन सा ज्वार आएगा? उपसोर ज्वार आएगा। और 4 जुलाई को कौन सा ज्वार आएगा? वो अपसोर ज्वार आएगा। तो प्रश्न यहाँ पे ऐसे बनेगा, तो हमें पता होना चाहिए कि उपसोर अपसोर भी ज्वार होते हैं जो इनकी दूरी के निर्धारित दूरी के आधार पर ही बटे हुए हैं। तो 3 जनवरी और 4 जनवरी को आने वाले ज्वार के नाम आपको पता होंगे। अब आते हैं 5वें पर, मिश्रित ज्वार क्या होता है। देखिए यह भी इसको ऐसे याद करेंगे कि मैंने बताया कि दिन में अधिकतम जो ज्वार आते हैं वो 2 आते हैं। तो उन दोनों ज्वारों का जो अंतर होता है, जैसे मैंने माना पहला ज्वार जो आया वो 5 मीटर तक का आया कि हमारा जो पानी का स्तर बढ़ा वह सामान्य स्तर से 5 मीटर ऊंचा गया। और जो उसी दिन अगला ज्वार आया वह आया 12 से 13 मीटर का। तो इन दोनों के जो अंतर है उसको मिश्रित ज्वार कहा गया। इसमें हम यह निर्धारित नहीं कर सकते कि यदि पहला ज्वार 5 मीटर ऊंचा आया है तो दूसरा ज्वार भी 5 मीटर या 6 मीटर का रहेगा। यह हम डिसाइड नहीं कर सकते, वह या तो उससे कम रह जाएगा या उससे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर यह मिश्रित ज्वार कहा जाता है जब एक ही दिन में ज्वारों की ऊंचाइयों का अंतर कम या ज़्यादा हो। यह मिश्रित ज्वार है। तो ज्वार 5 प्रकार से आ सकते हैं। दीर्घ हो सकता है, लघु हो सकता है, उपभू या अपभू हो सकता है, अपसोर या उपसोर हो सकता है, और मिश्रित ज्वार हो सकता है। 2-3 फैक्ट और हम पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने कई बार रिपीट भी किया है कि दिन में यानी 24 घंटे में 2 बार ज्वार आता है। एक तो ये हम लोगों को याद रखना है। दूसरा, भारत में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? भारत के भी तो 3 साइडों पर पानी है, तो इन तीनों साइड में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आएगा? सबसे ऊंचा ज्वार आएगा कच्छ की खाड़ी में। कच्छ की खाड़ी में। यह कहां पर है? यह गुजरात में है। कच्छ की खाड़ी गुजरात। और यह मैक्सिमम 7 मीटर तक ऊंचा होता है। नहीं 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 नहीं, यह ज्यादा गलत हो गया भाई। हम सोच रहे थे यह 2.5 मीटर तक जाता है भाई। 2.5 मीटर तक इतना ऊंचा होता है। कच्छ की खाड़ी में भारत का सबसे ऊंचा ज्वार आता है जो 2.5 मीटर या 2.6 तक भी, ये इसका लगभग में है, 2.5 या 2.6 मीटर तक इसकी ऊंचाई रहती है। यदि मैं विश्व की बात करूं कि विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहां आता है, यह वह प्रश्न है जो पूछे जा सकते हैं। वह आता है फंडी की खाड़ी में। यह कनाडा में है। और यहां पर जो आता है वह आता है 16 से 17 मीटर ऊंचा। फंडी की खाड़ी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार जो आता है 16 से 17 मीटर ऊंचा। एक और याद रखना है हम लोगों को कि मैंने बताया था कि 24 घंटे में 2 बार ही ज्वार आता है, लेकिन इसका एक अपवाद भी है। पूरी पृथ्वी पर एक जगह ऐसी भी है जहां पर सबसे ज्यादा ज्वार आते हैं। सर्वाधिक ज्वार किस स्थान पर आते हैं?
तो सबसे पहली बात वो है 4 बार। यहाँ पर ज्वार 4 बार आते हैं। पूरी पृथ्वी पर 2 बार ही आएंगे, लेकिन एक जगह ऐसी है जहाँ पर 4 बार ज्वार आते हैं और जिसका नाम है साउथ हैम्पटन। साउथ हैम्पटन एक ऐसी जगह है जहाँ पर 4 बार ज्वार आते हैं। ज्वार के बारे में मोटा माटी तो इतना ही है जो हमने आज पढ़ा। और अगर एक दो फैक्ट ऐसे होंगे कि क्लास चलते में मैं आपको नहीं बता पाया हूँ या मिस हो गए होंगे, तो जब हमारी ऑब्जेक्टिव की क्लास आएगी, वस्तुनिष्ठ की क्लास आएगी, उसमें हम उसको ज़रूर कवर कर रहे होंगे। देखिए, उम्मीद तो यह है कि जितना डीपली मैंने पढ़ाया है ज्वार के बारे में कि पूरी एक क्लास ही ज्वार पर ख़त्म हो गई, तो कुछ छूटा तो नहीं होगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो कहीं से भी निकाल के ले आते हैं सवाल को। कोई छोटी सी बात जो चूक गई होगी, वो तो उसी से प्रश्न बन सकता है। तो इसका तो कहीं पर भी कोई लिमिटेशन तो है नहीं, किसी भी टॉपिक की कोई लिमिटेशन तो है नहीं कि इसके अंदर से ही आएगा। तो अपना जो भी बचा होगा प्रश्न वो ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। ज्वार भाटा में आज के लिए इतना ही। आगे की जो हमारी क्लासेस आएंगी वो अक्षांश और देशांतर रेखाओं से रिलेटेड होगी, और उसके बाद हम अपना ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में बने रहने के लिए।